हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 ज्योग्राफी का ये हमारा 5वां चैप्टर है और 5वें चैप्टर के में दूसरी वीडियो हमारी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम से। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो किस किस क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। इनपुट हम डालते हैं कुछ, वहाँ पे फिर अंदर कुछ प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में हमें कुछ फिनिश्ड गुड मिलते हैं। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल। जो हमारे इनपुट्स होते हैं वे क्या होते हैं? रॉ मटेरियल होते हैं। लेबर होता है उसमें। एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें लेबर होता है, लैंड की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, पावर होता है और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ हम बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, कुछ और चीज़ें हुई, वे चीज़ें इनमें इनपुट में इंक्लूड करते हैं। द प्रोसेसेस इंक्लूड्स ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है? हमें एंड प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं और उससे हम इनकम को प्राप्त करते हैं या कमाते हैं। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी देखो, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए इनपुट क्या रहेंगे? कॉटन रहेगा, ह्यूमन लेबर रहेगा, फैक्ट्री रहेगी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगा। इसी तरह क्या है कि हमारे हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह के इनपुट्स रहेंगे। तो अभी देखिए, द प्रोसेस इंक्लूडिंग जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमारी कॉटन की, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। और द आउटपुट इज शर्ट यू वियर। और उसका आउटपुट क्या निकलेगा? जो आपकी शर्ट जो आप पहनते हो वे शर्ट फिर आउटपुट हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द सेंस किस एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, कैसे वे उनको सिलेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स एमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। तो इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे उभर के आता है? जहाँ पे उसके आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और वे आपस में इंडस्ट्रीज़ के होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो एक इंडस्ट्री कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कुछ और चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, बट हो सकता है वो जो दूसरी वाली कंपनी है जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो उसका रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड दूसरी इंडस्ट्री में हम यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। जो सबसे बड़े हमारे इंडस्ट्रियल रीजन है संसार के वे नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है एंड ईस्टर्न एशिया में है। ठीक है, कुछ रीजन्स है हमारे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। अभी आप इसके लिए फिगर 5.4 देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इनको कलर करके रखा है। ये वाला जो ग्रे वाला वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये पूरी। ठीक है, ये वाली हमारी इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो इस एरिया में है। और जो ब्लैक वाला वे हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ये वाले और ये वाले जो भी हैं ब्लैक वाले, ये हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आएंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड्स टू बी लोकेटेड इन द टेम्पर एरिया। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? जहाँ टेम्परेट एरिया हो, नियर सीपोर्ट के पास में होगा एंड स्पेशली रियल कोल, जो भी कोल फील्ड के पास में एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि क्या है कि जो इंडस्ट्री होती है उसमें हमें कोयले की ज़रूरत होती है सो दैट कि हम एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी से हमारी मशीनरी चलेगी। और नेक्स्ट होता है कि वहाँ पे सीपोर्ट होने चाहिए क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ें को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना हम इजीली कर सकते हैं। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर। इंडिया में भी हमारे कई यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर है हमारा, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुबली रीजन है, अहमदाबाद वडोदरा रीजन है, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये हमारे कुछ रीजन्स हैं, क्लस्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम जो भी हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। अभी देखो हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर कैसे आता है, क्या कारण होते हैं, उसके भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये हम देखते हैं इन इंडस्ट्रीज
एक्सीडेंट डिजास्टर्स मेनली occur ड्यू टू टेक्निकल फेलियर। जो जो डिजास्टर होते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में, वो टेक्निकल फेलियर के कारण होते हैं, ठीक है। और इरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, और नहीं तो क्या हुआ कि कोई इरेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग मतलब किसी भी हजार्डस मटेरियल को हम प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे या उसको अच्छे से हैंडल नहीं करेंगे तो कोई भी दुर्घटना या मतलब डिजास्टर हो सकता है। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम इनकर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 0030 AM। तो सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर हमारा कब आया था? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को आया था, वो भी अर्ली मॉर्निंग मतलब 0030 AM पे। इट वाज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनियस मिथाइल आइसोसिनेट गैस along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, उसमें से एक हाईली पॉइजनियस गैस थी जो कि टेक्निकल एक्सीडेंट था और मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गई और हाइड्रोजन साइनेट के साथ मिलके उसने काफ़ी रिएक्टिव हो गए और बहुत सारे रिएक्टिव प्रोडक्ट लीक होने की वजह से वहाँ पे एक पेस्टिसाइड कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, तो उसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ था। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989। जो ऑफिशियल जो डेथ थी वहाँ पे वो 3598 के आसपास थी, ठीक है। थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स। जो हज़ारों आदमी थे वहाँ पे जो अभी भी उन चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे उनमें बहुत सारे को गड़बड़ियाँ हो गई उनके शरीर में, जैसे कोई ब्लाइंडनेस हो गया है, ठीक है, किसी का इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर हो, किसी के पेट में कोई ना कोई दिक्कत हो, क्योंकि जहरीली गैस इनहेल करने के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आती हैं। इन अनदर एक्सीडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओक्यो चोंगिंग चाइना। तो ये एक दूसरा डिजास्टर है जो एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ चाइना में 23 दिसंबर 2005 को। 243 पीपल डाइड, वहाँ पे क्या 243 पीपल मरे थे। 900 वर इंजर्ड एंड 6400 वर इवेक्यूएटेड, मतलब करीबन 9000 वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे और 64,000 आदमियों को वहाँ से इवेक्यूएट किया था। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। बहुत सारे पीपल क्यों मरे? बहुत सारे आदमी इसलिए मरे कि वे वहाँ से भाग नहीं पाए, ठीक है, एक्सप्लोजन से पहले रन आउट मतलब भाग नहीं सके। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आइज स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। जो वहाँ से एस्केप नहीं हुए उनको क्या हुआ, गैस की वजह से उनके लंग्स में, स्किन में और आइज में बर्निंग सेंसेशन हो गया, उसके मतलब दिक्कतें हो गई। अभी जैसे कुछ डिज़ास्टर होते हैं उनके हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स होते हैं, उनको हम कैसे रिस्क रिडक्शन मेजर्स बोलते हैं। तो उनको वे हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेट फार फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है हमारी, तो जो हमारा और इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको थोड़ा दूरी मेंटेन करनी चाहिए, उससे काफ़ी दूर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 में क्या आएगा, पीपल स्टेइंग इन द विजिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स और हजार्डस सब्सटेंसेस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस इफ एन एक्सीडेंट ऑकर्स। जिस एरिया में मतलब इंडस्ट्रीज हैं और उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हजार्डस टॉक्सिन्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो उसमें स्टोर होते हैं, उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, सो दैट कि जैसे एक्सीडेंट होता है वे वहाँ से एस्केप कर सकें और उसके इफ़ेक्ट से बच सकें। नंबर 3 क्या आता है, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। जो फायर वार्निंग, जैसे आग लगती है तो सबसे पहले वार्निंग होनी चाहिए हमारी, और अगर आग लग गई तो उसको बुझाना भी है, तो उसके फाइटिंग सिस्टम, इस चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस की वो हमारी लिमिटेड होनी चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड।
जो हमारी इंडस्ट्रीज़ पोल्यूशन फैलाती हैं उनका जो पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ है वो हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए, सो दैट कि वे कम पोल्यूशन फैलाएं। तो ये इसमें हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे।